Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, मैंने आपसे कहा था कि भाई जो शिक्षण वीडियो के 1000 प्रश्न आपके चल रहे हैं, जैसे टेस्ट 10 तक हो जाएंगे मैं आपके एक सॉल्यूशन क्लास लेकर आऊँगा आपके लिए। तो यही वो क्लास है जो शिक्षण वीडियो के टेस्ट को देखता है वो इस क्लास को पूरी ही देखना। इसका एक मेन कारण ये है, अगर आप क्लास को पूरी नहीं देखते हो तो जिन प्रश्नों में त्रुटियां हुई है या जिनमें संशोधन किया गया है आपको पता नहीं चलेगा। अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया तो फिर आप कहोगे कि सर आपने तो ये बताया था, फिर मैं कहूँगा कि मैंने उसको बाद में सही भी करवाया था। अगर आप पूरी नहीं देखते हो तो बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकते हो। इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखें। 10 टेस्टों के जितने भी प्रश्न आपने कमेंट बॉक्स में लिखे हैं, एक एक का उत्तर मैं देने वाला हूं साथियों। वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। सबसे 10 वीडियो अगर आपने देखे हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो ये है साथियों। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 1 से ही देखेंगे। मित्रों, टेस्ट नंबर 1 में आपने 2 प्रश्न बताए थे। पहला प्रश्न आपने बताया था 8। प्रश्न 8 जो है वो आपने कंफ्यूजन वाला बताया था कि मौखिक अभिव्यक्ति का आधार कौशल है। मैंने आपको यहाँ पर आंसर बताया था 1 व 2। फिर आपने कहा था कि सर इसमें 1-2 आंसर नहीं है, इसमें जो सेकंड वाला विकल्प है वो आंसर रहेगा। और मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल अच्छी तरह से इस पर एक तरह से रिसर्च करके और इसका ऑथेंटिक आंसर जो आपके एग्जाम में माना जाएगा 100% वो मैं बता दूंगा। तो साथियों, बिल्कुल आप लोगों का कहना बिल्कुल सही था। मैंने आपको 4 बताया था जो गलत ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका सही आंसर है दूसरा विकल्प। तो आंसर चेंज कीजिए, इसका बोलना ही सही रहेगा। बिल्कुल आप लोगों ने जो कहा बिल्कुल वो सही बात है साथियों, आप सही थे वहाँ पर। ठीक है, दूसरा विकल्प यहाँ पर संशोधित किया गया है, तो आप विकल्प 2 को ही याद रखिएगा। इसमें आपने एक और कंफ्यूजन वाला प्रश्न किया था, संक्षेपीकरण है तो अनावश्यक नहीं है। वहाँ पर मैंने आपको आंसर बताया था पुनरावृत्ति। और फिर आपने कहा था कि सर इसका पुनरावृत्ति आंसर नहीं है, इसका सार लेखन आंसर है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर भी आप ही सही हो, यहाँ पर भी मैं गलत था। यहाँ पर देखिए जो बुक में दे रखा था वो तो पुनरावृत्ति दे रखा था, लेकिन इस पर अच्छी तरह से देखा गया, सोचा गया कि भाई पुनरावृत्ति और सार लेखन का मतलब क्या हुआ विस्तृत रूप से, तो ये संक्षेपीकरण की बात की जा रही थी। इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। तो मतलब टेस्ट नंबर 1 में 2 प्रश्नों में संशोधन किया गया है, प्रश्न 8 और प्रश्न 9। प्रश्न 8 में आपके दूसरा विकल्प सही है और प्रश्न 9 में आपके चौथा विकल्प सही है। इससे अलग प्रश्न का जो उत्तर है वो अलग नहीं मान सकते हैं, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टेस्ट नंबर 2 पे चलेंगे साथियों, जिसमें आपने जो प्रश्न बताए थे कि सर इसमें इसका आंसर ये है। तो एक प्रश्न नंबर 3 आपने कंफ्यूजन वाला लिखा था कि सर तीसरे क्वेश्चन में डाउट है हमें, तो वो भी मैंने शामिल किया है। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, लेकिन आप लोगों के कमेंट आए थे कि सर इसमें प्रथम विकल्प भी सही रहेगा। तो साथियों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभिनय सिखाना प्राथमिक स्तर पर तो इसका उद्देश्य नहीं होता है, इसका उद्देश्य तीसरा विकल्प ही सही है। तो आपने जो बताया था साथियों, यहाँ पर आप इसको मन से निकाल दीजिए। आपका तीसरा ही विकल्प जो मैंने पहले बताया था वो ही विकल्प सही है साथियों, कोई डाउट नहीं है, 101% तीसरा ही विकल्प है। इसमें नेक्स्ट प्रश्न जो आता है डाउटफुल प्रश्नों में, ये था जेकेटार्ट विधि में बच्चों को पढ़ना लिखना सीखना किससे शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था तीसरा विकल्प वाक्यों से। तो साथियों, ये यहाँ पर बिल्कुल मैं गलत था, वाक्यों से शुरू नहीं किया जाता है बल्कि शब्दों से शुरू किया जाता है, जो आप लोगों ने कमेंट किया था और फिर मैंने उसको अच्छी तरह से जांचा। तो आपका जो दूसरा विकल्प है यहाँ पर सही है, सही कर लीजिए साथियों। इस प्रश्न में विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। ठीक है मित्रों, टेस्ट नंबर 2 में एक और प्रश्न आया था, प्रश्न नंबर 26, जो कन्फ्यूजन वाला था, जिसमें आपने कहा था कि सर आपने गलत बताया है। तो वो था देखो और कहो विधि द्वारा बालकों को किससे परिचय कराया जाता है। वहाँ पर शायद मैंने आपको वर्ण बताया था। ठीक है, फिर आप लोगों ने कमेंट किया, फिर मैंने उसको अच्छी तरह से देखा और बिल्कुल मेरा आंसर यहाँ पर गलत था। आपने जो विकल्प नंबर 2 बताया था शब्द, वो ही बिल्कुल शुद्ध आंसर है साथियों इसका। तो इसको भी आप चेंज कर लीजिए। आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है मित्रों,
चेंज कर लीजिए, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो को। इनका अलावा कोई भी कंफ्यूजन वाला प्रश्न नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट टेस्ट नंबर 3 पे चलते हैं साथियों। टेस्ट नंबर 3 में एक 7वां प्रश्न था जिस पर आपने ऑब्जेक्शन उठाया था कि सर 7वें प्रश्न में आपने यहाँ पर प्रथम विकल्प सही बताया है, लेकिन हमारे अनुसार तीसरा विकल्प सही है, ये मैंने गलत बताया था। तो साथियों देखिए, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य होता है बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देना। मैंने जो बताया था वो ही सही है। यहाँ पर तीसरा विकल्प गलत है साथियों, बिल्कुल गलत है। प्रथम विकल्प ही सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपना जो मन में शंका चल रही है उसको दूर कर लीजिएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, बिल्कुल प्रथम विकल्प ही सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो 8 था मित्रों, टेस्ट नंबर जो 3 है उसमें अगला प्रश्न था प्रश्न 22। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है। यहाँ पर मैंने आपको तीसरा विकल्प बताया था निरर्थक शब्दों का, और यहाँ पर शायद आपने इसका अन्य उत्तर बताया था, लेकिन साथियों इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। सबसे पहले बालक जब भाषा को ग्रहण करने के लिए विद्यालय आता है या ग्रहण करता है, विद्यालय के बाहर भी भाषा को ग्रहण करता है, तो वो निरर्थक शब्दों से ही उसकी शुरुआत होती है साथियों। निरर्थक शब्द ही इसका सही आंसर है। आपका तीसरा ही विकल्प यहाँ पर सही रहेगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है मित्रों। इसमें एक और प्रश्न था, प्रश्न नंबर 30, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैंने आपको चौथा विकल्प सही बताया था। आप लोगों ने इस पर कमेंट किया था कि सर इसका विकल्प नंबर 2 सही है। तो भाई देखिए, विकल्प नंबर 2 जब सही होता है जब विकल्प 4 ही नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं ऐसा कोई विकल्प होता, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है संदर्भ और स्थिति के अनुसार आप अगर अपनी बात कह सको तो वो ही बोलने के लिए सबसे बेस्ट है। चौथा ही विकल्प सही रहेगा, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही नहीं माना जाएगा अगर आपका चौथा विकल्प है तो साथियों यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किया गया है। इसमें भी आप अपनी मन की शंका को दूर कर लीजिएगा। आप अगर अब भी आपके माइंड में सवाल है तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अच्छी तरह से इनको लगभग 3 घंटे तक इन प्रश्नों को मैंने जहाँ से भी मुझे जानकारी मिल सकती थी वहाँ से जानकारी ली, कई किताबें देखी, लेकिन आपका चौथा ही विकल्प सही है। यहाँ पर टेस्ट 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। टेस्ट 4 में आपके एक प्रश्न था, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो ये प्रश्न नंबर 18 बोनस डिलीट कर दीजिए आप इसको, प्रश्न ही गलत है ये, ठीक है, प्रश्न ही गलत है ये, आप इसको हटा दीजिए। तो मैं इस पे बोनस देता हूँ साथियों। इसमें एक और प्रश्न था साथियों, प्रश्न था 10वां, CCE में सेमेटिव 2 को भारांकन दिया गया है। यहाँ पर विकल्प ही गलत है, इसलिए इस प्रश्न को भी हटा दिया जाता है। तो आपके 2 प्रश्न हट जाते हैं यहाँ पर। और एक आपके प्रश्न था प्रश्न नंबर 25, भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भावों के। मैंने यहाँ पर इन सभी का विकल्प सही बताया था। आप लोगों ने कमेंट किया कि सर आपने जो बताया वो गलत है, फिर मैंने इसको अच्छी तरह से देखा और बिल्कुल ये गलत है। यहाँ पर आदान प्रदान वाला जो आपने बता रखा है साथियों, आपने जो कमेंट बॉक्स में बताया था वो ही बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो आप विकल्प 3 को सही कर लीजिए, इसमें संशोधन होगा। ये प्रश्न गलत था, सीधी सी बात ये है, तो इसमें आप एक बार संशोधन कर लीजिए। तीसरा ही जो विकल्प है वो सही है, आपका कहना बिल्कुल सही था। यहाँ पर मैंने जो चौथा विकल्प बताया था वो गलत है साथियों, ठीक है। तो इसको सही कीजिए, सुधार कीजिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो को तो पूरा ही देखना मित्रों। जो तैयारी करने वाले हैं, जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, वो तो पूरा देख लेंगे, उनकी तो मुझे उनके ऊपर तो पूरा विश्वास है मित्रों। इसमें अगला प्रश्न आया था टेस्ट नंबर 4 में, पहली कक्षा में मातृभाषा शिक्षण किससे प्रारंभ करवाना चाहिए। तो यहाँ पर शायद मैंने आपको प्रथम विकल्प बताया था, ठीक है, और इसमें आपने कमेंट किया था कि सर प्रथम विकल्प सही नहीं है, इसमें तीसरा विकल्प सही है। तो जी बिल्कुल आप सही थे यहाँ पर भी साथियों, इसमें तीसरा ही विकल्प सही है। रंग बिरंगे चित्रों से तीसरा विकल्प सही है, इसमें भी आपको संशोधन कर लेना है, ठीक है। प्रथम जो बताया था वो गलत है, या फिर तीसरे के अलावा कोई और बताया था ये तो पता है मुझे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, तीसरा ही विकल्प सही है जो आपने कमेंट में लिखा था, बिल्कुल आप सही थे वहाँ पर मित्रों। इसमें एक और प्रश्न आया था, प्रश्न नंबर 13, स्वलीन विकार में बच्चा। इस पर भी मैंने लगभग 15 मिनट देखा इधर उधर, जहाँ से भी मुझे मटेरियल मिला इसका। आप कह रहे थे कि सर इसमें चौथा विकल्प सही है, मैंने आपको बताया था इसमें दूसरा विकल्प। जी हाँ, बिल्कुल दूसरा ही विकल्प सही है, कोई संशोधन इसमें नहीं किया जाएगा साथियों। जो ऑटिज्म है ये, तो वो स्वलीन विकार जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई अनुभव करता है बालक, बिल्कुल यही सही आंसर है।
इसमें कोई दोहराई नहीं है साथियों, दूसरा ही विकल्प सही है इसमें। तो ये टेस्ट नंबर 4 के कुछ प्रश्न थे। नेक्स्ट टेस्ट नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर था निम्न में से कौन सी क्रिया एक साथ चलती है। ये प्रश्न इतना विवादित प्रश्न है कि इसके चारों ही विकल्प सही लगते हैं, लेकिन अगर ये प्रश्न आ जाए साथियों तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप तीसरे ही विकल्प को सही करके आना। तीसरे ही विकल्प को सही करके आना। आपके अलग अलग आधार हो सकते हैं, आपकी सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप तीसरे ही विकल्प को सही करके आना, क्योंकि तीसरा ही विकल्प सही माना जाएगा, नहीं तो चारों विकल्प सही माने जाएंगे, नहीं तो प्रश्न डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता आपकी तीसरे ही विकल्प पर होनी चाहिए, और मैंने आपको तीसरा ही विकल्प बताया था मित्रों। साथियों आगे बढ़ते हैं टेस्ट नंबर 5 में नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आपके कन्फ्यूजन वाला था। 10वां प्रश्न भी इसमें कन्फ्यूजन वाला था, आपने कमेंट किया था इसमें भी कि वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं। यहाँ पर मैंने आपको प्रथम विकल्प सही बताया था, जो बिल्कुल सही है। मौन वाचन पद्य में प्रयुक्त नहीं होता है। पद्य में जो कविता शिक्षण है, जैसे कविता शिक्षण है, छंद है, दोहे हैं, ये चीज़ें पद्य के अंतर्गत चलती है। तो यहाँ पर आप मन ही मन में इनको नहीं पढ़ सकते, इनको सुर लय ताल यति गति के साथ पढ़ना पड़ता है। इसलिए जो पद्य शिक्षण है वहाँ आप मौन वाचन नहीं कर सकते हो। आदर्श वाचन गद्य में भी किया जाता है और पद्य में भी किया जाता है। तो ये दूसरा विकल्प इस प्रकार गलत हो जाता है। आपका जो प्रथम विकल्प मैंने बताया था वो ही सही है, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा साथियों। इसमें जो नेक्स्ट प्रश्न आया था कन्फ्यूजन वाला, वो प्रश्न नंबर 15, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभिकर्मित अनुदेशन विधि, और साथियों अभिकर्मित अनुदेशन विधि ही इसका सही है, आंसर है। और अगर आपके प्रथम चॉइस अभिकर्मित अनुदेशन विधि रहेगा, ठीक है, आप अगर कमेंट किया था ड्रेकाले विधि, तो साथियों ड्रेकाले विधि भी भाषा शिक्षण की ही एक विधि है। और इस प्रश्न में अगर आपका चौथा विकल्प सही नहीं माना गया तो फिर इस प्रश्न पर आपको बोनस मिलेगा। तो सीधी सी चीज़ है, चौथा विकल्प आपकी प्रथम जो है वरीयता रहेगी साथियों। तो इसमें भी आपका कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। टेस्ट नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। टेस्ट नंबर 6 आता है मित्रों। टेस्ट 6 में देखेंगे, आपका चौथा प्रश्न था बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें आपने कि सर इसमें आपने जो बताया वो गलत है। मैंने आपको चौथा विकल्प यहाँ बताया था और आपने कहा था कि सर इसमें तीसरा विकल्प सही है। लेकिन साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बालक बातचीत कर सके एक दूसरे से। भाषा का मतलब क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करना। तो इस प्रकार बातचीत करने से ही वो विचार आदान प्रदान होते हैं। बिल्कुल उसमें शुद्ध उच्चारण बातचीत करने के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए आपका जो तीसरा विकल्प है वो गलत ही रहेगा, चौथा ही विकल्प सही है, कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। इसमें अगला प्रश्न था वाद विवाद प्रतियोगिता का एक रूप है, तो इसमें विचार विमर्श विधि ही सही है। विमर्श विधि भी जिसको कहा जाता है, प्रवचन में कोई वाद विवाद नहीं होता है, प्रबोधन में कोई वाद विवाद नहीं होता है, रूपरेखा में कोई वाद विवाद नहीं होता है। सिर्फ विमर्श विधि ही एक ऐसा विकल्प है जिसमें वाद विवाद होता है साथियों। इसलिए आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, जो कि बताया था, इसमें भी कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। कंफ्यूजन दूर कर लीजिए आप अपना। इसमें नेक्स्ट प्रश्न था प्रश्न नंबर 6, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में आपको चौथा विकल्प बताया गया था संप्रेषण। और यहाँ पर शायद आप का कहना था कि सर इसमें अक्षर ज्ञान सही है, लेकिन साथियों अक्षर ज्ञान सही नहीं है, यहाँ संप्रेषण ही सही है। इस प्रश्न पर भी कोई डाउट नहीं है, आपका चौथा विकल्प सही है। संप्रेषण का मतलब क्या? वो आदान प्रदान करना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, चौथा ही विकल्प सही है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। मित्रों इसमें अगला प्रश्न था प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। तो यहाँ पर आपने शायद तीसरा विकल्प बताया था या दूसरा विकल्प बताया था, और मैंने आपको यहाँ पर चौथा विकल्प बताया था। तो साथियों कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश रहेगा तो बच्चा अपने आप भाषा सीख जाएगा वहाँ पर। चौथा ही विकल्प सही है, कोई भी चेंजेस इसमें भी नहीं है। आपको कन्फ्यूजन दूर करना है, आपका चौथा ही विकल्प सही माना जाएगा एग्जाम में भी। मित्रों यहाँ पर टेस्ट नंबर 7 की बात करेंगे। टेस्ट नंबर 7 में कौन कौन से प्रश्न हैं? तो टेस्ट नंबर 7 में प्रश्न नंबर 18 आता है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, आपके द्वारा यहाँ पर शायद तीसरा या दूसरा विकल्प बताया गया था, और मैंने आपको यहाँ पर चौथा विकल्प बताया था। मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति, जो बिल्कुल सही है, इसको कोई चेंजेस नहीं कर सकता। इस पर कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि तार वाली भाषा इसे ही कहते हैं साथियों। चौथा ही विकल्प सही है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर आपका जो
चौथा विकल्प आप चुनते हो तो वो बिल्कुल 101% सही माना जाएगा, वो आपका सही उत्तर रहेगा एग्जाम में भी। मित्रों टेस्ट नंबर 7 में अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 19। सुनना भाषा कौशल के प्रथम सोपान माना जाता है क्योंकि, यहां पर मैंने बताया था कि बच्चा माता पिता को बोलते हुए सुनता है इसलिए, और आपने कहा था कि सर इसमें दूसरा विकल्प सही है, बच्चा भाषा केवल अनुकरण द्वारा ही सीखता है। तो आपने कहा था कि सर दूसरा विकल्प सही है। तो भाई साहब केवल शब्द नहीं दिख रहा है क्या? केवल अनुकरण द्वारा ही थोड़ी सीखता है किसी चीज को बालक। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, सही बात है, लेकिन केवल अनुकरण से ही सीखता है क्या? इसलिए यह विकल्प 2 गलत हो गया था इस केवल शब्द की वजह से। और इस प्रकार आपका तीसरा ही विकल्प सही है, कोई चेंजेस नहीं है। ये केवल शब्द नहीं आता तो आपका विकल्प नंबर 2 सही हो जाता, लेकिन केवल शब्द ने आपके प्रश्न को गलत कर दिया। तो साथियों यहां पर तीसरा विकल्प ही सही है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, प्रश्न नंबर 19 में। ठीक है, अब नेक्स्ट टेस्ट नंबर 7 का अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है। यहां पर मैंने आपको शायद चौथा विकल्प बताया था, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। और यहां पर शायद आपने या इस प्रश्न में भी डाउट किया था कि सर इसमें आपने चौथा जो विकल्प है वो सही नहीं है, इसका अलग विकल्प सही है। मुझे ध्यान नहीं रहा कि शायद आपने दूसरा बताया, तीसरा बताया या पहला बताया, लेकिन मैंने तो चौथा बताया था, मुझे इतना तो पता है। तो साथियों यहाँ पर जो चौथा बताया था, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है भाषा अधिगम सामग्री की। चौथा ही विकल्प सही है, कोई चेंजेज इसमें भी नहीं है, बिल्कुल 101% आपका चौथा ही विकल्प एग्जाम में माना जाएगा। मित्रों इसमें अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 15। एक अध्यापक के लिए मौखिक पठन कराना आवश्यक है क्योंकि इससे लिखित भाषा संबंधी त्रुटियां दूर हो जाती है, मौखिक भाषा संबंधी त्रुटियां दूर हो जाती है, 1 व 2 दोनों। यहां पर मैंने आपको तीसरा विकल्प बताया था और आपने कहा था कि सर इसमें दूसरा विकल्प सही है। यहां पर बिल्कुल आप सही हो, यहां बिल्कुल गलत जो मैंने है वो बताया था और आपने बिल्कुल सही कमेंट किया था, आपकी वजह से ये प्रश्न चेंजेज किया गया है। मित्रों बिल्कुल दूसरा विकल्प सही है, मौखिक भाषा संबंधी त्रुटियां दूर हो जाती है। विकल्प 2 ही सही रहेगा, आप इसको चेंज कर लीजिए, बिल्कुल इसको चेंज जरूर कर लीजिए, ऐसा नहीं हो कि आप चेंज ना करो और आपके क्वेश्चन गलत हो जाए साथियों। नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न था वो था साथियों प्रश्न नंबर 2। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका होती है बोलने की, सुनने की, लिखने की, पढ़ने की। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रथम विकल्प सही बताया था और आपका प्रथम विकल्प ही सही है, क्योंकि भाषा प्रवाह है, प्रवाह है मतलब कि बोल करके सीधी सी चीज़ें बोलने की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका प्रथम ही विकल्प इसमें सही है साथियों। अब बढ़ेंगे आगे टेस्ट नंबर 8 की तरफ। मित्रों आपके टेस्ट नंबर 8 में जो जो प्रश्न हैं उनको बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। आपने प्रश्न नंबर 3 पे भी कंफ्यूजन किया था कि सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि पर आधारित है। मैंने आपको यहाँ पर चौथा विकल्प बताया था, स्वतंत्र अनुकरण विधि। साथियों अनुकरण विधि 2 प्रकार की होती है, एक होती है रूपरेखा अनुकरण विधि और एक होती है स्वतंत्र अनुकरण विधि। स्वतंत्र अनुकरण विधि में क्या किया जाता है कि जो वर्णमाला बच्चों को लिखना सिखाई जाती है, उसमें जिसे वर्णमाला लिख दी, अब उसमें से जो सरल सरल शब्द है बालक पहले अपने हिसाब से उसको लिखता है, फिर धीरे धीरे कठिन कठिन शब्दों को लिखना सीख जाता है। तो इस प्रकार ये सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित थी, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, चौथा विकल्प सही है। बाकी ये तीनों विधियां अलग अलग सूत्रों पर आधारित है साथियों, चौथा विकल्प ही सही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट इसमें प्रश्न कन्फ्यूजन वाला था, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था बाल साहित्य। मित्रों प्राथमिक स्तर पर भी बाल साहित्य है और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी बाल साहित्य है, लेकिन आप सोचते हो कि पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक आपकी सेकंड चॉइस रहेगी, बाल साहित्य ही आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी साथियों। बाल साहित्य ही फर्स्ट चॉइस रहेगी, क्लियर कर लीजिए इस चीज़ को। बाल साहित्य नहीं है तो फिर पाठ्य पुस्तक कर लीजिए आप उसको, लेकिन यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। फर्स्ट चॉइस आपकी बाल साहित्य रहेगी, प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक हो। पाठ्य पुस्तक आपकी सेकंड चॉइस रहेगी, वो भी उच्च प्राथमिक पर। मित्रों इसमें नेक्स्ट प्रश्न था, ये तो देख लिया, इसमें डबल बार हो गया। सहस्वर वाचन के कितने भेद होते हैं? तो साथियों सहस्वर वाचन के 2 ही भेद होते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था इस क्वेश्चन में कि इसमें 2 ही भेद होते हैं, 3 नहीं होते हैं। चेंजेज है साथियों यहाँ पर, तो दूसरा ही विकल्प सही, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है।
नेक्स्ट इसमें प्रश्न था, पूर्व प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को वर्णमाला सिखाने के लिए निर्मित पाठ्यपुस्तकें किस विधि पर आधारित होती है। तो मित्रों यहाँ पर आपको इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 5 में तीसरा विकल्प बताया था देखो और कहो विधि पर। बिल्कुल साथियों, जो बताया था वो सही है। मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था कि चित्र बने होते हैं, उसके नीचे उसका वर्ण लिखा होता है एक बड़े आकार का, और फिर आगे वाला जो शब्द वर्ण लिखे होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। तो इसी प्रकार से देखो और कहो विधि में चलता है और इसी विधि पर आधारित पाठ्यपुस्तकें होती है साथियों। पूर्व प्राथमिक स्तर मतलब नर्सरी स्तर की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, तीसरा ही विकल्प सही है इसमें भी। मित्रों अब टेस्ट नंबर 9 की बात करेंगे, जिसमें हमने एक प्रश्न पर बहुत आपत्ति उठाई थी, रॉबर्ट मेकर की विधि का उपयोग किया जाता है। और मैंने आपको यहाँ पर बताया था भावात्मक उद्देश्यों को, ठीक है, भावात्मक उद्देश्यों के लिए या भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रॉबर्ट मेकर की विधि का उपयोग किया जाता है। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, आपका जो भावात्मक उद्देश्य वाला है वो सही रहेगा, इसमें भी चेंजेस नहीं है। इसमें आप कहते हो कि तीसरा विकल्प सही है, तो बिल्कुल गलत है। इसको आप इंटरनेट पे देख सकते हो अच्छी तरह से, मैंने पाठ्य पुस्तकों में भी देखा, लेकिन हर जगह भावात्मक उद्देश्य ही सही है साथियों। तो आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही रहेगा, क्लियर कर लीजिए इसको भी, प्रथम विकल्प ही सही रहेगा इसमें। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अब टेस्ट नंबर 10 पे देखेंगे कौन कौन से प्रश्न डाउटफुल वाले थे। तो साथियों 10वें प्रश्न में 13वें प्रश्न पर आपने डाउट किया था, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं पूछने का उद्देश्य मैंने आपको बताया था कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। तो साथियों देखिए, कविता और कहानियों का मुख्य उद्देश्य होता है कि बालकों में कल्पनाशीलता का विकास हो, मुख्य रूप से कहानी। तो साथियों यहाँ पर ये मात्र शब्द थोड़ा विचलित कर देता है, और भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना, ये विकल्प भी सही है यहाँ पर, और दूसरा विकल्प भी सही है। तो यहाँ पर प्रथम और दूसरा विकल्प दोनों ही सही रहेंगे साथियों, प्रथम विकल्प भी आप इसमें सही कर सकते हो। मित्रों इसमें नेक्स्ट प्रश्न था कंफ्यूजन वाला, ये तो डबल आ गया, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में परिगमित पद नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था मूल्यांकन, और आपका कहना था उद्देश्य कथन। तो साथियों ये प्रश्न ऐसा है, इस प्रश्न को आप समझ सकते हो कैसे, देखिए कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में मूल्यांकन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो सबसे पहले आप जो चौथा विकल्प यहाँ पर मूल्यांकन है वो आप सही करोगे। एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न आ जाता है, आपने चौथा विकल्प सही नहीं किया, तो आपका प्रश्न 101% गलत है। आपका कहना है कि सर उद्देश्य कथन हर्बर्ट ने, जेएफ हर्बर्ट ने नहीं बताया था, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने नहीं बताया था, तो फिर ये सही होना चाहिए। तो यूं थोड़ी पूछ रहे हैं प्रश्न कि हर्बर्ट ने कौन सा पद नहीं बताया है, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में कौन सा पद नहीं है, ये है प्रश्न। तो वो तो चाहे उनके जिलर ने दिया है, राइन ने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, ऐसे तो प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण क्या जेएफ हर्बर्ट ने दिया है। हर्बर्ट स्पेंसर और जेएफ हर्बर्ट दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी आप। क्या ये प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण ये जेएफ हर्बर्ट ने दिया है? नहीं दिया है, उनके शिष्यों ने दिया है। उद्देश्य कथन उनके शिष्यों ने दिया है, लेकिन क्या मूल्यांकन किसी ने दिया है? नहीं दिया है। इसलिए मैं गारंटी देता हूँ 101% इसमें चौथा ही विकल्प सही है, और अगर इसको आपने चौथा नहीं किया तो मैं उसको गलत करवा दूंगा एग्जाम में। चौथा ही विकल्प सही रहेगा इसमें। मित्रों इसमें नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न नंबर 2 में पढ़ने का उद्देश्य बताया था, और वही सही है, पढ़ने का उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना बच्चों को सिखा रहे हो, तो वहाँ पर बच्चे अक्षरों की पहचान करना सीखते हैं, संदर्भ अनुसार अर्थ निकालते हैं, अनुमान लगाते हैं, ये क्रियाएं की जाती है। पढ़ने का उद्देश्य ये तो बाद में होता है साथियों, इसलिए चौथा ही विकल्प यहाँ पर सही रहेगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। और मित्रों इस सेशन का लास्ट प्रश्न हम देखने वाले हैं, वाचन की कौन सी विधि संकोची छात्रों के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर मैंने आपको तीसरा विकल्प बताया था, समवेत, या जिसको सामूहिक वाचन भी कहा जाता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, सभी एक साथ बोलेंगे, एक साथ गाएंगे, तो फिर संकोच अपने आप दूर हो जाएगा। तो तीसरा विकल्प सही है। फिर भी किसी प्रश्न पर डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पे बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।